बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। मौसम बहुत खुशगवार है जहां मैं बैठा हूं, और आप भी ज़रूर मौसम को एंजॉय किया करें। थोड़ा सा मूड अच्छा हो जाता है, सेहत भी अच्छी रहती है, तबीयत भी अच्छी रहती है। और जो पाकिस्तान के हालात हैं, उन हालात की वजह से ख़ास तौर पे ज़रूरी है कि आप बाहर निकलें और थोड़ा सा ख़ास तौर पे जो इस्लामाबाद में रहते हैं वो ट्रेल्स का थोड़ा सा ट्रेल 5 की तरफ जाएं और मारगला की पहाड़ियों को एंजॉय करें। और अगर बाकी आपको पता है बहुत ज़्यादा सेहती इलाके हैं पाकिस्तान में, तो सैर सेहत ज़रूर करनी चाहिए, वॉक ज़रूर करनी चाहिए। तो ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो बहरहाल हम चलते हैं ज़रा इस्लामाबाद के हालात वाक़यात का जायज़ा लेते हैं। इस्लामाबाद के हालात वाक़यात बड़े पुरस्कार तौर पे जी तब्दील हुआ चाहते हैं, और पुरस्कार किस्म की सरगर्मियां पिछले 24-48 घंटों में इस्लामाबाद और उसके गिरदोनवा में देखी जा रही हैं। खास तौर पे अडयाला जेल में इस वक्त एक कर्फ्यू का समा है, और अडयाला जेल में आपको मालूम है कि सबसे ताकतवर तरीन सियासतदान, ताकतवर तरीन और पॉपुलर मोस्ट पॉपुलर लीडर इमरान खान साहब इस वक्त मुक़य्यद हैं। उनके साथ उनकी अहलिया बुशरा बीबी भी हैं, साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। तीनों का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, और पिछले 3 दिन से तकरीबन कर्फ्यू का वहाँ पे समा है। और मैं पिछले व्लॉग में भी कुछ हक़ाइक़ बयान कर चुका हूँ। और अब तो हलीमा खान, इमरान खान साहब की फैमिली, शाह महमूद कुरैशी साहब की फैमिली, और वकला, इमरान खान साहब के वकला, शाह महमूद कुरैशी साहब के वकला और बुशरा बीबी के वकला, सब के सब कंसर्न शो कर रहे हैं कि आखिर ये क्या माजरा है कि इतनी ज़्यादा सरासीमगी फैली हुई है। और ख़ास तौर पे अडयाला जेल को बिल्कुल एक वहाँ पे एक मार्शल लॉ नाफिज किया हुआ है, और ना किसी को मिलने दिया जा रहा है, ना कोई खबर है कि अंदर क्या हो रहा है। और फिर वहाँ पे एक्सरसाइज हो रही हैं कि अगर कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है तो उसको कैसे निमटना है। ये 1 महीने के अंदर अंदर, 1.5 महीने के अंदर अंदर ये दूसरी एक्सरसाइज की जा रही हैं और दूसरी मशक़ें की जा रही हैं कि अगर कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है या अडयाला जेल पे कोई हमला होता है तो हमने उसे कैसे रोकना है। तो ये और भी तशवीशनाक बातें हैं। दूसरी जानिब मज़ीद ये कि आज अल कादिर ट्रस्ट जो है, रेफरेंस चल रहा है, एहतसाब अदालत लगनी थी अडयाला जेल में, उसको भी मनसूख कर दिया गया। और उसमें भी कहा गया कि सिक्योरिटी की सिचुएशन ख़राब है और इसलिए आज की समाअत नहीं होगी। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि अगर एहतसाब अदालत के जज साहब को भी सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा रही, और अदालत को भी कहा जा रहा है कि आप भी अडयाला जेल का रुख ना करें और आज आप अपनी समाअत मुलतवी कर दें। और ये कौन कह रहा है? ये जेल हुकाम कह रहे हैं, ये होम डिपार्टमेंट पंजाब का कह रहा है। और होम डिपार्टमेंट पंजाब किसके पास है? वो है जनाब मरीम साहिबा के पास, जो होम मिनिस्टर हैं। तो ये मालूम करना चाहिए कि आखिर ये माजरा क्या है और ये सब कुछ क्यों खिचड़ी पक रही है और क्या खिचड़ी पक रही है। दूसरी जानिब न सिर्फ ये कि अलकादिर ट्रस्ट एहतसाब अदालत का केस हुआ, आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत के भी तमाम केसेस जो हैं, काज लिस्ट मनसूख कर दी गई, और उसमें भी इमरान खान साहब के जो मुकदमात थे वो भी मनसूख कर दिए गए। और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि आज वो सिर्फ चैम्बर वर्क करेंगे, तो उन्होंने भी ये काम कर दिया और उन्होंने भी तमाम कर दिए जी। उसके बाद एक और है, और वो है इद्दत केस। इद्दत केस में आज हैरान कुन तौर पे उसमें है तो कुछ भी नहीं, वो फारिग हो चुका है इद्दत केस भी। और सलमान अकरम राजा साहब ऑलरेडी उसमें पहले भी दलाइल दे दिए, अब जवाबी दलाइल आज उन्होंने दिए, मुफस्सल दलाइल दिए। और पता चला कि रिजवान अब्बासी साहब जो हैं, वो जो सरकारी वकील हैं, वो आज नहीं आए, और वो पहले तो गायब रहे और राह फरार इख्तियार किया अदालत से। और आज उनके मुआविन ने बताया कि जी वो तो नहीं आ सकते क्योंकि वो तो अपनी फैमिली को मिलने बैरून मुल्क गए हुए हैं। ये एक और हैरान कुन बात। और कहा गया कि आप इस केस को उनकी वापसी तक मुअख्खर कर दें, यानी कि पूरे का पूरा महीना जो है 28 मई तक उनको कहा जी आप गुजार दें। तो लेकिन फिल वक्त जज साहब ने ये नहीं कहा कि जी उनकी दरख्वास्त ना रिजेक्ट की ना एक्सेप्ट की, लेकिन कोई एडवर्स ऑर्डर भी पास नहीं किया। और कहा उनके मुआविन वकील को कि जनाब आप इस तरह करें कि 1-2 दिन के अंदर अंदर बताएं, और क्या वो ईमेल के ज़रिए जवाब दे सकते हैं, आर्गूमेंट दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मेन आर्गूमेंट तो कर लिया है। अब अगर जवाबी आर्गूमेंट देना है तो ईमेल के ज़रिए दे दें। तो अब उनके वकील साहब बताएंगे, मामून वकील, उनसे पूछ कर। तो ये एक और सस्पिशियस किस्म का
एक्ट है, यानी इमरान खान साहब के तमाम मुकदमात जो थे उन सब को आज रोक दिया गया और कोई भी अदालत आज नहीं लगी, वरना बहुत ज़्यादा जल्दी थी सरकार को कि जल्दी जल्दी ये केस निपटाए जाएं। और जिस तरीके से अडयाला जेल में हुआ, 3 दिन के अंदर अंदर 5 केसेस और 5 दिन के अंदर अंदर कई केसेस निपटा दिए गए और उस वक्त तक जजों को जेल से बाहर नहीं आने दिया गया था जब तक उन्होंने सजाएं नहीं सुना दी। इसी तरीके से आज फिर मुख्तलिफ सूबों से ये इस वक्त चहमगोइयाँ वफाकीदार हुकूमत में हो रही हैं। आखिर माजरा क्या है, लेकिन अभी तक सरकारी तौर पे कुछ नहीं बताया गया। और जो खालिद यूसुफ हैं एडवोकेट, उनकी तरफ से भी आ चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा वो भी बता चुके हैं कि हमें कुछ नहीं बताया गया। अलीमा खान है, शाह महमूद कुरैशी साहब की फैमिली है, वो भी अपनी जगह पे परेशान है। दूसरी जानिब कुछ और खबरें भी गर्दिश कर रही हैं, उस पर भी बात करते हैं। मामला ये है कि कल वीडियो लिंक के जरिए ऑर्डर किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश होने का मौका दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कमरा अदालत नंबर 1 में। और उसको हमारी इत्तला के मुताबिक फिल वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये हुक्म पूरा करने का इरादा नहीं रखती हुकूमत। और क्योंकि कोर्ट ऑर्डर है और कोर्ट ऑर्डर यही है कि उनको, इमरान खान साहब ने कहा था नैब तरामीम के मामले में वो पटिशनर हैं और उनको सुप्रीम कोर्ट ने उनका यह हक तस्लीम किया, लेकिन कुछ हमारे पास जो इतलात हैं कि शायद इसको तस्लीम ना किया जाए। फिर ये है जी कि एक और ख़बर, वो दुबई लीक्स, आपको मालूम है दुबई लीक्स आ गई हैं, प्रॉपर्टी लीक्स हो गई हैं और उसमें बड़े बड़े, अभी तो कुछ नाम आए नहीं, बड़े बड़े नाम और भी शामिल हैं और बड़े बड़े तगड़े लोगों की औलादों के नाम शामिल हैं, जो कि मीडिया में छुपा दिया गया। मीडिया को कहा गया कि खबरदार उस तरफ नहीं जाना, लिहाजा मीडिया ने भी हालांकि जिन्होंने खबर ब्रेक की वो भी अब अवॉइड कर रहे हैं और बार बार वजाहतें कर रहे हैं कि ये कुछ जुर्म नहीं है और ये जो जायदादें बनाना, बाहर जायदादें बनाना कुछ जुर्म नहीं है। तो ये बात दुरुस्त है कि जुर्म नहीं है, लेकिन असल मामला ये है कि इससे हमारी इस्टेब्लिशमेंट को क्या इशू हो सकता है, वो क्यों ये खबरें रुकवा रहे हैं और क्यों इससे राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, क्यों ऐसे लोगों को के ऐबों पर पर्दा डाल रहे हैं। असल मामला ये नहीं है कि ये 12 अरब डॉलर यानी कि 3,300 खरब रुपया, 3,300 अरब रुपया जो है वो तकरीबन 3.25 खरब रुपया जो है वो पाकिस्तान से बाहर गया और 137 अरब रुपया महाना बनता है। इतनी बड़ी अमाउंट पाकिस्तान से बाहर चलेगी, क्या ये पैसा लीगल चैनल से गया है? क्योंकि मेरी मालूमात की हद तक पाकिस्तान से बैरून मुल्क जो है वो लीगल ऐसा कोई नहीं है कि आप अपने पाकिस्तान से बैरून मुल्क ट्रांसफ़र कर सकें और उस वो या तो हुंडी के ज़रिए होता है या हवाला के ज़रिए होता है या मनी लॉन्ड्रिंग होती है, इसके अलावा और कोई कानून नहीं है। लेकिन ये पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान से पैसा हर महीने 137 अरब रुपये जा रहा है और 2 साल में ये सब कुछ किया गया है। और ये जो सारी की सारी लीक्स हुई हैं, डाटा लीक हुआ है, ये मैंने और आपने नहीं किया, बल्कि ये हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो भी नज़रें रखे हुए हैं कि कहाँ से पैसा जा रहा है, क्योंकि इसमें सिर्फ पाकिस्तान शामिल नहीं है, इंडिया भी शामिल है और बरतानिया भी शामिल है और बरतानिया से भी इसी तरीके से अरबों डॉलर वहाँ से गया, इंडिया से भी गया। तो ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है। बहरहाल जी, आगे बढ़ते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं। अदलिया इस वक्त डटी हुई है और वो किसी किस्म का कोई रियायत करने के लिए तैयार नहीं है। उनका पैमाना सब्र जो है वो लबरेज हो चुका है और न सिर्फ लबरेज हुआ है बल्कि काफ़ी हद तक जो है हर मामला हर तरफ जो है वो सारी चीज़ें हो रही हैं और जजेस जो हैं वो कोई प्रेशर लेने के लिए तैयार नहीं हैं। वो बार बार बता रहे हैं कि जनाब हमें किस नौइयत के मसाइल का और किस नौइयत के दबाव का सामना है। इसी तरीके से आज फिर फैसल वाडा साहब आए हैं और फैसल वाडा साहब जो हैं वो किसके तर्जुमान हैं? असल मामला ये है, वो सेनेटर हैं, उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM ने सेनेटर मुंतखब करवाया है। उनका नाम भी प्रॉपर्टीज़ में शामिल है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो सारी की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जजेस को धमकाने के लिए थी। जजों को धमकाया गया, जस्टिस बाबर सत्तार को धमकाया गया और बाकी जजेस को धमकाया गया, अदलिया को धमकाया जा रहा है। जो काम पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज करती थी या शरीफ फैमिली करती थी, जजों को गालम गलोच का, जजों को धमकाने का, वो काम इस वक्त फैसल वाडा साहब कर रहे हैं।
اور فیصل واڈا جو ہیں وہ کس کی ترجمانی کر رہے ہیں اس کے بارے میں ابھی تک کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ وہ کس کی ترجمانی کر رہے ہیں اور کس کا سندیسہ جو ہے وہ عوام کو سنا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد، اور اس کے بعد سے حالات و واقعات جو ہیں ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں۔ اڈیالہ جیل میں سیکورٹی کے باعث عمران خان بشرا بی بی کے کیسوں کی سماعت ملتوی کر دی گئی، اور جیل حکام بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سیکورٹی خدشات ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری جانب علی امین گنڈا پور کی عبوری ضمانت 18 مئی تک توسیع کر دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ آج عدت کیس میں عدالت کو یہ کہا گیا کہ جی اس فیصلے کا فیصلہ سنائیں، کیونکہ اگر نہیں آتے تو یہ ان کی مرضی ہے، وہ آپ عدالت ان کی پابند نہیں ہے۔ اس لیے اسی طریقے سے عمران خان صاحب کے ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ میں کیس تھے، جوڈیشل مجسٹریٹ صہیب بلال رانجھا تھے، عمران خان کے وکلا پیش ہوئے ہیں، اور عمران خان پر 109 کی حد تک الزام ہے، اور یہ بھی ہوا عدالت نے عمران خان کی تھانہ کھنہ میں درج 2 مقدمات میں بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اسی طریقے سے آج شیخ رشید احمد صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب فیصلہ کریں، جلدی جلدی فیصلے سنائیں، سزائیں سنانی ہے سزائیں سنائیں اور معاملے کو ختم کریں، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ 30 جون کے بعد جو ہے وہ ماحول بالکل مختلف ہوگا، اور موجودہ حکمران جو ہیں وہ شاید نظر نہ آئیں 30 جون کے بعد۔ اسی طریقے سے عمران خان، شاہ محمود قریشی صاحب، صداقت عباسی صاحب، شیخ رشید صاحب کی بریت کی درخواستوں پر بھی فیصلے محفوظ کر لیے گئے ہیں۔ یہ اسلام آباد کے کیس ہیں، دفعہ 144 آزادی مارچ کے موقع پہ ان کے کام کیے گئے تھے، اور جیسے کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں سائفر اپیلوں اور نیب توشہ خانہ کال اپ نوٹس کے خلاف سماعت آج ہونا تھی، اور وہ بھی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی منسوخی کاز لسٹ کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکی۔ تو اب فیصل واڈا صاحب آئے ہیں اور انہوں نے کافی سخت زبان استعمال کی ہے اور سخت گفتگو کی ہے، اور انہوں نے آج ججز کو دھمکایا ہے، اور ججز کو کیسے دھمکایا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ کوئی پگڑی اچھالے تو ہم اس کی پگڑی فٹ بال بنا دیں گے، اور ہم یہاں بارڈر پر شہادتیں دینے والوں کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بتا دیں کہ جو مداخلت ہے وہ کون کر رہا ہے، دباؤ کون ڈال رہا ہے۔ اس طرح کی آج انہوں نے آج پریس کانفرنس کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پریس کانفرنس میں کچھ اور باتیں بھی انہوں نے کی ہیں، لیکن ایک اور خبر آپ کو دیتا چلوں، اور وہ خبر ہے جناب کہ شاعر فرحاد علی شاہ جو ہیں وہ ان کو رات گئے اٹھا لیا گیا، اور کیونکہ وہ مسلسل ٹویٹ پہ سوشل میڈیا پہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اور کافی سخت تنقید کر رہے تھے انٹیلیجنس اداروں پہ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ملٹری لیڈرشپ کی پالیسیوں پہ بہت زیادہ شعر و شاعری کے ذریعے اپنا وہ نقطہ نظر بیان کر رہے تھے، اور ان کی وہ نظم بہت مشہور ہوئی کہ جو بھی اختلاف کرے، جو بھی آپ سے سوال کرے اسے اٹھا لو، تو آج ان کو اٹھا لیا گیا ہے۔ تو ان کے خلاف بھی آج ان کی اغوا کے خلاف باقاعدہ طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیٹیشن فائل کر دی گئی ہے، اور سیکٹری داخلہ، سیکٹری دفاع، ڈی جی ایف آئی اے اور آئی جی پولیس اور ایس ایچ او تھانہ لوئی بھیر کو فریق بنایا گیا ہے، اور سما گارڈن کے رہائشی اپارٹمنٹ سے رات 1 بجے شوہر کو اغوا کیا گیا۔ ان کی اہلیہ نے یہ درخواست دی ہے، اغوا کاروں نے سی سی ٹی وی کیمرے توڑ دیے اور ڈی وی آر بھی ساتھ لے گئے۔ اس واقعے کی عینی شاہد مغوی کی پہلی اہلیہ ہیں جو موقع پر موجود تھیں۔ میرے شوہر شاعر ہیں جو ریاستی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہیں، فریقین کو ہدایات جاری کی جائیں کہ وہ مغوی کی تلاش کر کے عدالت کے سامنے پیش کریں، اغوا کر کے غیر قانونی حراست رکھنے کی ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، اور یہ سلسلہ اس وقت چل رہا ہے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں۔ باقی انشاءاللہ خبریں اگلے ولاگ میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔